हाय स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आज जूल्स लॉ के बारे में। जूल्स लॉ है जो हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताता है। ठीक है, हम इसमें जूल्स लॉ भी समझेंगे। पहले हम उसको डिराइव करेंगे, उसका जो एक्सप्रेशन है जूल्स लॉ का, उस एक्सप्रेशन को हमें इसमें डिराइव करना है और इस लॉ के स्टेटमेंट को भी हमें देखना है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है, तो इनका रिलेशन क्या है? ठीक है, ये हमें जूल्स लॉ बताता है और वो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिन पे ये जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होंगी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो डिपेंड है। ठीक है, देखिए फिर हम सबसे पहले देखते हैं इसका एक्सप्रेशन क्या है, उसको हमको डिराइव करना है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जूल्स लॉ है तो हम ऐसा शुरू करेंगे, जैसे क्वेश्चन है हमारा डिराइव एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ। देखते फिर अब इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम एक कंसिडरेशन करेंगे। देखो एक हम क्या करते हैं, एक जैसे रेजिस्टेंस है, ठीक है, सर्किट डायग्राम देख लेते पहले। ये रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है आर सपोज, और ए पॉइंट ए और बी पॉइंट के दरम्यान इस रजिस्टर को हमने कनेक्ट किया है। इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर, एंड इट इज कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, और फिर देखो हम क्या करते हैं, ये जो दो टर्मिनल है रेजिस्टेंस के, बैटरी के दो इलेक्ट्रोड्स को हम इसको कनेक्ट करते हैं। चलो ये लेते हैं हम पॉजिटिव और ये लेते हैं हम निगेटिव। ये बड़ी लाइन है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी लाइन निगेटिव टर्मिनल है। बैटरी इसलिए हम और नंबर ऑफ सेल्स इसको कनेक्ट करते हैं। फिर देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल ये निगेटिव टर्मिनल है और हमें अगर सर्किट में का करंट भी गिनना है तो हम सर्किट में एक एमीटर को भी कनेक्ट करते हैं। ये एमीटर का सिंबल है और हमें पता है कि जो निगेटिव टर्मिनल रहता है वो एमीटर के निगेटिव टर्मिनल को हम ज्वाइन करते हैं। जैसे बैटरी का ये निगेटिव टर्मिनल है तो ये निगेटिव टर्मिनल है एमीटर का और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब इस एमीटर से हम करंट गिनेंगे, तो चलो हम कंसीडर करते हैं कि करंट जो है वो है आई। यहाँ पे दिखा दो, कोई भी आर पे आप करंट दिखा सकते हो। जैसे ये पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन है ऑफ फ्लो ऑफ करंट वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव तक, तो ये डायरेक्शन जो इस डायरेक्शन में रहेगी क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये है करंट आई। चलो ये करंट हो गया आई। कितना करंट जा रहा है सर्किट में से? आई करंट फ्लो हो रहा है, यही करंट अभी इसमें से जाएगा रेजिस्टेंस में से, तो कितना करंट है? आई करंट है। अब इसके अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसको गिनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वोल्टमीटर ज्वाइन करना पड़ेगा और वो भी पैरेलल में रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है। ठीक है, तो यहां हमने ऐसा एक वोल्टमीटर लगा दिया पैरेलल। अब वोल्टमीटर का सिंबल है जैसे ये वी है और फिर से ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो वोल्टमीटर का भी पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, और फिर बचा हुआ ये जो है निगेटिव टर्मिनल को। ये करंट ऐसे आएगा इसमें से। चलो ये हो गई हमारी सर्किट डायग्राम। ठीक है, हमें एक्सप्रेशन निकालना है जूल्स लॉ के लिए। अब देखो जूल्स लॉ के लिए जो एक्सप्रेशन है मैं पहले यहाँ पे आपको जैसे बता देता हूँ कि
हमें ये डिराइव करना है कि H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। यह यानी हीट जनरेट होंगी इसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, आई स्क्वेयर आर टी। इसको हम मैथमेटिकली भी डिराइव करेंगे अभी। आर यानी इसका रेजिस्टेंस है और टी यानी क्या है, इसमें से जो चार्ज पास हो रहा है या फिर करंट पास हो रहा है वो टाइम टी तक हमने इसमें से पास किया है। ठीक है, चलो फिर आपको क्या लिखना है इसमें, सबसे पहले हमने तो डायग्राम यहाँ पे निकाल ली। अभी हमको यहाँ पे लिखना है कि द सर्किट डायग्राम इज एज शोन इन द फिगर। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप अगर कॉपी और पेन लेके बैठे हैं तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा, लेट द सर्किट डायग्राम इज एज शोन इन द फिगर, a resistance of value R is connected as shown in the figure। ठीक है, between two terminals A and B। ठीक है, मैंने जो बोला है वो आपको लिखना है। ठीक है, फिर अब let the current flowing through the conductor is I and the potential difference across the resistance is, देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वैल्यू में यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो अक्रॉस रहता है ना, इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम उसको V से करते हैं, लेकिन ये बिटवीन टू टर्मिनल्स A एंड B है तो मैं इसको सफिक्स देता हूँ AB। VAB ये है इसमें का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फिर देखिए अभी हमने इतना लिख लिया। अब देखो लेट, हमें क्या लिखना है फिर से अभी, लेट चार्ज Q, कैपिटल Q लेते हैं हम, चार्ज Q फ्लोज थ्रू, लेट चार्ज Q फ्लोज थ्रू रेजिस्टेंस R फॉर टाइम T। टाइम T के लिए कितना चार्ज इसमें से फ्लो होता है, Q चार्ज, ये रेजिस्टेंस R में से फ्लो होता है। अब हमने देखा है कि जब चार्ज फ्लो होता है तो वहां पे वर्क डन होता है। अब इसमें से चार्ज यहां से यहां तक फ्लो होगा ऐसे इस रेजिस्टेंस में से, तो वहां पे वर्क डन होता है। ठीक है, चलो फिर देखो, लेट चार्ज Q फ्लोज थ्रू रेजिस्टेंस R फॉर टाइम T, देयरफॉर वर्क डन। ठीक है ना, चार्ज फ्लो होता है तो वर्क डन होता है, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू, अब देखो इसको ठीक से समझना है, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू, ये देखो हमने डिफाइन किया था पहले कि V जो रहता है ये वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे कितना है VAB, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि 1 कूलम का चार्ज जब A टू B फ्लो होता है तो वर्क डन कितना होता है VAB, लेकिन यहाँ पे चार्ज कितना फ्लो हो गया Q, तो 1 के लिए अगर V होता है तो Q के लिए VQ। ठीक है, इतना वर्क हो गया यहाँ पे, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू VAQ। ठीक है, अब देखो ये जो वर्क डन है ये कितने टाइम में हुआ है, T टाइम में हुआ है। और फिर हमने पावर के बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, देयरफॉर पावर इज इक्वल टू, तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, पर यूनिट टाइम। पावर यानी क्या होता है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना वर्क डन होता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो वर्क हुआ है, अब वर्क होता है तो वर्क करने के लिए एनर्जी लगती है, तो यहाँ पे एनर्जी किसने प्रोवाइड की, यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड की है बैटरी ने। ठीक है, ये बैटरी है उस एनर्जी का सोर्स, और उस एनर्जी की वजह से ये वर्क डन हो गया। अब जितनी एनर्जी इसने प्रोवाइड की उतना वर्क डन हो गया, या फिर आप समझ सकते हो कि जितना वर्क डन हो गया उतनी एनर्जी इस सेल ने वहां पे प्रोवाइड की है। अब यहाँ पे ये जो है रेजिस्टेंस, ये क्या करता है कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ अगर हम बल्ब लगाते थे तो फिर वो हीट एनर्जी में नहीं कन्वर्ट करता था, बल्ब किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर हम यहाँ पे कभी मोटर लगा देते थे इलेक्ट्रिक मोटर, तो फिर मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है ना,
लेकिन ये जो हमने लगाया है तो ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब देखो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, इसका मतलब ये जो पावर है, दिस पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ये हो गया फिर एनर्जी अपॉन टाइम। अब देखो इसका मतलब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। अब एनर्जी जो है, ये एनर्जी जो इसने प्रोवाइड की वो कौन सी इसमें कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब मैं जो बोलता हूँ वो यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, लेकिन आपको लिखना है कॉपी पे कि देखो द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी is converted into heat energy, is converted into heat energy, ठीक है, by the resistance, ठीक है। let H is heat energy generated, ठीक है, क्या है हमने कंसिडर किया, लेट हीट एनर्जी जनरेट हो गई वो कितनी है, H इज द हीट एनर्जी जनरेटेड। तो फिर देयरफॉर क्या हो गया, अभी देखो ये जो एनर्जी है H, ये क्या है, पावर P इंटू टी है, P इंटू टी, ठीक है। अब देखिए आप यहां से देखिए, हमने जैसे ये जो है वर्क डन, ये कितना है, वी क्यू अपॉन टी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद में हमने क्या किया है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, और यहाँ पे लिया है। अब देयरफॉर H इज इक्वल टू, ये जो पावर है, ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन कितना था हमारे पास, वी ए क्यू, ठीक है ना, अपॉन टाइम, यानी वी क्यू अपॉन टाइम, और ये भी हमने सफिक्स लिया था, ठीक है ना यहाँ पे, और इनटू टी, ये हो गया। फिर हमें अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो Q अपॉन टी है, तो Q अपॉन टी इज इक्वल टू, Q अपॉन टी यानी करंट, देयरफॉर H इज इक्वल टू, ये जो Q अपॉन टी है वो है करंट। हमें पता है कि जैसे I इज इक्वल टू Q अपॉन टी रहता है ना, ये जो चार्ज पर यूनिट टाइम है इसका मतलब है करंट, तो ये आ गया V I T, ठीक है, ये हो गया हमारा V I T। इसके बदले में हमने क्या लिखा, ठीक है, लेकिन तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे कि सिंस, मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ इसको, सिंस Q बाय T इज इक्वल टू I, ठीक है, इसलिए हमने जो I लिया है इस Q बाय T के, इस Q बाय T के जगह पे हमने I लिया है। अब देखो ये जो H है, फिर H इज इक्वल टू, अभी आपको ओम्स लॉ पता है, सो एज पर ओम्स लॉ ये जो V है, तो ये V क्या होता है, IR, ये V होता है IR, तो ये V के जगह पे हम IR रखते हैं, तो IR IT, ये IT, और ये V के जगह पे हम लगा IR, तो ये I और I, ये क्या हो गया, I स्क्वायर RT, सो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये हो गया हमारा हीट प्रोड्यूस के लिए एक्सप्रेशन। तो हीट कितनी प्रोड्यूस होती है, एक तो VIT भी होती है, या फिर हम इसको लास्ट फॉर्म में लिखेंगे H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब देखो, अब ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन डिराइव, ये आपको ऐसे डेरिवेशन यहाँ पे पूरा ऐसे का ऐसे आपको लिखना है, लेकिन अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, यही है हमारा जूल्स लॉ कि H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब देखो इसमें से हम जूल्स लॉ को स्टेट करेंगे, उसका स्टेटमेंट क्या रहेगा फिर, ठीक है, जूल्स लॉ का देखते हैं। अब देखो हमको जूल्स लॉ का स्टेटमेंट देखना है। देखो स्टेटमेंट आपको जो याद रखना है ना, वो स्टेटमेंट आपको ये एक्सप्रेशन से याद रखना है, ठीक है। देखो फिर जूल्स लॉ, अब हम देखने जा रहे हैं स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट क्या है, और जूल्स लॉ का स्टेटमेंट के लिए आपको
ये याद रखना है कि H इज इक्वल टू, हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव किया आई स्क्वायर आर टी, तो इसमें H क्या है, हीट प्रोड्यूस, I क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, वो जितना रेजिस्टेंस हमने उसमें जोड़ा है, और T क्या है, टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस। तो आप इजीली इस पे से आप स्टेटमेंट आपको लिखना है। कौन सा, जूस लॉ का स्टेटमेंट। देखो जूस लॉ का स्टेटमेंट क्या रहेगा, आपको लिखना है उसको, द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, क्योंकि रेजिस्टेंस भी कंडक्टर रहता है, रेजिस्टेंस भी है तो उसमें से करंट तो जाएगा ही। हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो इसमें हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लगे तो मैं लिख के देता हूं, चलो, हीट प्रोड्यूस in conductor is directly proportional to, अब किसको किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला नंबर स्क्वायर ऑफ द करंट flowing through conductor, square of the current flowing through conductor, और रेजिस्टेंस, दूसरा कौन सा फैक्टर है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या फिर रेजिस्टर, या फिर आप यहां पे रेजिस्टर भी लिख सकते हो, और तीसरा फैक्टर क्या है, टाइम फॉर विच करंट फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस या फिर कंडक्टर। ठीक है, यहां पे आप कंडक्टर की जगह पे रेजिस्टर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, और इसी में हमने देखा है डेरिवेशन। तो यहां हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। ओके।